Oh, I'm so sorry. Okay, I was in mute. So, okay, dear students, welcome back. तो चलिए फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये कह रहा था कि आई हैव बीन जॉइंड बाय फोर वंडरफुल टॉपर, जो कि वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। उसमें से तीन जो हैं गर्ल कैंडिडेट हैं, और ये बहुत मेरे लिए प्राउड का विषय है कि चार में से तीन टॉपर जो इस प्लेटफॉर्म पे आज बातें कर रहे हैं वो गर्ल कैंडिडेट हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। इससे मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो और मजबूत हो रहा है। आई ऑलवेज फील दिस गर्ल पावर, वुमेन पावर यदि हमें हमारे सामने होगा तो हम लोग कितने आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं पीयूष, मेहंदी रत्ता, रिबोली जायसवाल, राम, फातिमा और ममता जो है एक पुअर नेटवर्क से आप मैं इतना ऑब्लाइज्ड हूँ ममता का कि एक उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट के पास के गांव में है, और वहां पे नेटवर्क की इतनी कमी है कि इसके घर में नेटवर्क नहीं है, लेकिन ये कहीं दूर जा करके रास्ते में खड़ी है जहां थोड़ी नेटवर्क आ रही है। इतनी नहीं आ रही होगी कि अपनी वीडियो को वो ऑन कर सके, इसलिए ममता जो है जुड़ी हुई है। आई होप कि उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन ममता डोंट वरी, यदि डिस्कनेक्ट भी होता है तो आप फिर से जुड़ जाना। तो अभी जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि 2-2 मिनट का टाइम देते हैं टॉपर्स को, और टॉपर अपने बारे में बताएंगे और फिर हम लोग वो पूरी अपनी बात कहेंगे 2 मिनट में, जितनी कह सकते हैं अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए भी, ओवरऑल भी अपनी जर्नी के बारे में कहेंगे जो नेट जेआरएफ की है, क्योंकि सभी लोग इसमें से जो है उन्होंने मल्टीपल टाइम दिया है। ये नेचर ही इस एग्जाम का ऐसा है कि आपको कई बार ये एग्जाम देना है और देना होता है। जेआरएफ करने के लिए 6-6 महीने पे होता है, इसलिए एक बार से आपको हार नहीं माननी है। तो अपनी जर्नी को बताएंगे। मैं एक एक करके टॉपर्स को इनवाइट करता हूं। इनके पास में 2 मिनट है। मैं 2 मिनट टाइम भी रख रहा हूं क्लॉक में, स्टॉप वॉच में, जिससे कि सबको जो है बराबर टाइम मिले और सभी लोग थोड़े टाइम कंसेस भी हमारे टॉपर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने जिस तरह से क्रम है वैसे में पीयूष, उसके बाद रिबोली, फिर आराम और फिर ममता। सो स्टार्ट पीयूष अपने बारे में। यस। हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम पीयूष है। आई एम फ्रॉम टोहाना विच इज़ इन हरियाणा। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इसी जून में ख़त्म हुई है। यह मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मेरा इस बार जेआरएफ हुआ है एंड आई स्कोर्ड 131 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 150, यानी मेरा 262 स्कोर था आउट ऑफ 300 फ्रॉम द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 6th आया है, जिसमें कि मेरा पेपर 1 में 42 क्वेश्चंस करेक्ट था और पेपर 2 में मेरा 89 क्वेश्चंस करेक्ट था। नो, यू कैन स्टिल यू कैन टेल अबाउट, अबाउट अभी आपके पास माय 2 मिनट में काफी है आपने। या हाँ जी, हाँ जी। टॉकिंग अबाउट द ओके। प्रिपरेशन, सबसे पहले तो सर, इज माय वॉइस ऑडिबल? या इट्स ओके, इट्स गुड। हाँ, हाँ जी। सो प्रिपरेशन के बारे में मैं जितना बोलूँ, सबसे पहले तो जैसा कि सर ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये एग्ज़ाम आपको बार-बार देना पड़ता है और आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। तो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में मेरा नेट क्लियर हो चुका था, लेकिन अगर आपको क्रीम में आना है तो आपको जेआरएफ क्लियर करना ही पड़ेगा, अपने बेटर फ्यूचर के लिए भी एंड टू शो द वर्ल्ड कि आप कैपेबल हो इस पेपर को क्रैक करने में। सो मेरा स्टार्टिंग से ही सोच था कि मैं अपने सोर्सेज ऑथेंटिक रखूं और जो मेरे यूजी के सोर्सेज थे, जो हमारे प्रोफेसर्स ने हमें दिए थे, वही मेरे सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस में भी हेल्प किया और वही मेरा इस यूजीसी नेट में भी काफी मदद किया। सेम टू सेम जितना मैं पोल साइंस हेल्प को फॉलो करता आ रहा था, क्योंकि मेरा 5 साल के सफर में मेरा पोल साइंस हेल्प ने काफी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम भी उसमें हो जाते थे और मेरा मास्टर्स का भी उसमें कवर हो गया था। सो जितना आपको करवाया जा रहा है उतना करिए, थोड़ा करिए, मिनिमम कंटेंट एंड मैक्सिमम रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे, मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने कितनी बार सर की जो गाइड थी उसको रिवाइज किया था।
तो साथ में पीवाईक्यूज का एनालिसिस इतना अच्छा होता है। सर करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते हैं, उस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर उसी में से ही 4-5 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 4-5 क्वेश्चंस ही चाहिए। स्पेशली जब आप, जैसे मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से था, तो मुझे ये था कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हों जो मुझे औरों से अलग करें, ताकि मेरा गैप वहीं से निकले। तो वहीं से ही वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो ऊट-पटांग होते हैं, उसमें आपका लक फैक्टर भी चलता है, लेकिन अगर आप रोज़ की अपनी ज़िंदगी में अगर आप अखबार अखबार पढ़ रहे हो, अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, तो वो आपको पे बैक ज़रूर करेगा। बाकी अच्छे से मेहनत ओके, करिए तो और चलो जितना अभी आपको अभी करवाया जा पीयूष, रहा है दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके चलो पीयूष, फिर आई विल कम बैक टू यू। चलो आप लोग भी अपने सामने में थोड़ा घड़ी रखना, और पूरा टाइम लो, और उससे ज्यादा भी मत लो, बिकॉज आई विल कम बैक अगेन। ओके, थैंक्स पीयूष। रिबोली, योर टर्न नाउ। इंट्रोड्यूस, टेल अबाउट योर जर्नी एंड वॉट एवर यू वांट टू से इन 2 minutes। म्यूट में हो, म्यूट में हो रिबोली, अनम्यूट कर लो। Sorry, sir. या So, first of all, thank you so much for inviting me on this wonderful platform. My name is Ripuli Jaiswal. I have done my graduation, post graduation, and now I'm doing my PhD from Mahatma Jyotiba Rao Phule University, Bareilly. And I have qualified JRF this time. It was my fourth attempt. From the last 3 attempts, I have qualified NET, but by few marks, I have just not passed the JRF. Now I have got 252 marks in paper, in 252 marks in political science. In paper one, I have got 45 questions correct, and in paper two, I have got 81 questions correct. ओके, Yes. चलो फिर तुम्हारे पास आते हैं। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज ये ज्यादा लोग इस पे हिंदी में सुनते हैं, तो यदि हिंदी में बोलो तो अच्छा है, यदि बोल पाते हो तो। यस Yes, sir. आराम, यस आराम, योर टर्न नाउ। म्यूट कर लो रिबोलिया। Okay. Hello everyone. So I'm Iram Fatima. मैं आती हूँ यूपी से, झांसी के पास एक बहुत छोटा सा टाउन है उरई, वहाँ से आती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है जेएनयू से, बट रशियन लैंग्वेज और लिटरेचर में, जो कि बहुत डिफरेंट है, एकदम अलग है। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, बट मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने इग्नू में एडमिशन लिया, जॉब के साथ पढ़ाई की, पास किया। और उसके बाद जब पहला अटेम्प्ट दिया मास्टर्स के बाद, तो बहुत कम नंबर आए, एंड आई रियलाइज कि नहीं, मुझे ढंग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं आता है मुझे कुछ, बट आई वाज स्टिल वर्किंग। लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट में आई रियलाइज कि जॉब छोड़ के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैंने जॉब छोड़ी एंड आई स्टार्टेड एकदम बेसिक से, कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, हु इज पॉलिटिक्स, एकदम शुरू से शुरू किया। और 2 अटेम्प्ट लगे, मैंने पहले अटेम्प्ट में पूरी तैयारी की थी, बट नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ। बट वो बहुत काम आया सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा बहुत ज़्यादा सारा फोकस रिवीजन पे, पीवाईक्यू पे था, क्योंकि मेरा बेस कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मेरे हिसाब से कि वही रिपीटिशन आपने जो पढ़ा है उसका, और पीवाईक्यू बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस बार आई गॉट 252 मार्क्स, 41 पेपर वन में मिले हैं। तो दिस टाइम आई क्वालिफाइड जेआरएफ, और इस बार पीएचडी में एडमिशन लेना है। गोना गिव इंटरव्यू टारगेटिंग टीयू एंड जेएनयू, उसके बाद जो मिलेगा। ओके, गुड। सो नाउ ममता का टर्न है। ममता, आई होप यू आर एबल टू लिसन, प्लीज बोलो। यस सर, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम ममता राणा है और मैं उड़ीसा से हूँ, और मेरे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसी साल ख़त्म हुई उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था जिससे मैंने मेरा जेआरएफ मतलब निकाला। और पिछले जो 3 अटेम्प्ट थे उसमें से मेरा सिर्फ नेट हो रहा था, कुछ क्वेश्चन से जेआरएफ मेरा नहीं हो रही थी। और मेरा जो इस बार का क्वेश्चन 122 क्वेश्चंस मेरा करेक्ट है, उसमें से मेरे 36 क्वेश्चन पार्ट 1 से सही है और पार्ट 2 से मेरा 86 क्वेश्चन सही है। मेरे पिछले 3 अटेम्प्ट में मैंने पॉल साइंस हेल्प का जो टेस्ट सीरीज थी उससे मैंने ज्वाइन की थी, आपके जो बैच चल रही थी, और उसको लगातार टेस्ट भी दे रही थी, और आपके वीडियोस मुझे बहुत हेल्प किए इस प्रिपरेशन के दौरान। Okay, so thank you all Chopper, and Mamta is a very special kind of student. जैसा मैंने introduction में भी कहा, she has been helping out the test series always, not only group member. So okay, तो अब जो है एक एक करके टॉपर से मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं और उसका जवाब देंगे, जिससे कि आप सबको
ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके थॉट का पता लगे। वैसे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके थ्रू। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ टाइमलाइन को लेकर के। कई लोग कहते हैं सर कितना टाइम डिवोट करना चाहिए एक साइकिल के लिए, और पूरा पूरा भी, क्योंकि मल्टीपल साइकिल आप देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइमलाइन के, कितने समय आपने दिए पीयूष? सर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने सेकंड सेमेस्टर में शुरू कर दी थी, क्योंकि जब मैं मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो मुझे करना था अपने आप को। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपना मास्टर्स का देखा था अच्छे से, एकेडमिक्स का। सेकंड सेमेस्टर में मेरी कोशिश यही रहती थी, अगर मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट को नेट की प्रिपरेशन से रिलेट कैसे कर रहा हूँ। तो मैं सेकंड सेमेस्टर में था, प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मैंने सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में मेरी यही कमी रही थी कि मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे। तो मैंने सेकंड सेमेस्टर खत्म होते ही आपके बैच में एनरोल किया था, और मैं वहां से ही मॉक मॉक लगाता था। तो सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती थी कि जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती थी, जैसे कि आप हर क्वेश्चन देते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो जो बाकी के 3 ऑप्शंस होते हैं उससे आपको एक और अच्छी डिटेल मिल जाती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, टाइमलाइन की बात की जाए तो मैं सेकंड सेमेस्टर से और थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, पर उतना सीरियस नहीं हो पाया था। थर्ड सेमेस्टर से मैं सीरियस हुआ था, लेकिन मुझे वो आउटपुट नहीं मिल पाया। और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने अच्छे से क्यूज का अच्छे से एनालिसिस किया, और मेरे हिसाब से अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आप टच में हैं तो मुझे लगता है 4 to 5 मंथ या फिर मैक्स टू मैक्स 6 मंथ इट इज मोर देन इनफ। ओके, यस। यहाँ पे एक बात और भी मैं क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ, कितनी बार चाहिए जेआरएफ करने के लिए? ये भी स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या मुझे 3 बार देना होगा, 4 बार देना होगा? नॉर्मली मतलब कि पहली बार में जेआरएफ हो गया तो वाओ वंडरफुल, बट ये भी आपको कह सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 3 बार तो जरूर दो, तब छोड़ देना, या 4 बार तो दे दो, उसके बाद नहीं होगा तो छोड़ देना। ओके, रिबोली योर टर्न। यस सर, मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको इतनी ही देना है। आपको ये देखना है कि आप कब आप अपना 100% दे रहे हो। जब आपको लगता है कि हाँ, आई हैव गिवन माय 100% और फिर भी नहीं हो रहा है, देन आई थिंक यू शुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। बट जब तक आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपना 100% नहीं दिया, तब तक आपको अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। और सर, मैं यस, प्रिपरेशन के टाइम की बात करूँ, तो सर एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपको देने ही पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को, उसके बिना तो नहीं हो सकता। बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं 4 बार से दे रही थी, इट वाज़ माय 4th अटेम्प्ट। तो मैं अपने सेकंड सेमेस्टर से प्रिपरेशन कर रही थी। तो एटलीस्ट मुझे तो लगभग 2 साल हो गए हैं इसको प्रिपेयर करते हुए, सिलेबस को पढ़ते हुए। ओके, इराम योर टर्न। हाँ, यस। तो टाइमलाइन की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने लास्ट ये दो अटेम्प्ट सिंसियरली दिए हैं, तो मैंने दोनों अटेम्प्ट में 4-4 महीना पूरा दिया है। और उन 4 महीने में आई वाज़ वेरी कंसिस्टेंट, मतलब 1-2 दिन से ज़्यादा गैप नहीं किया है। टाइम बहुत ज़्यादा दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता, बट कंसिस्टेंसी वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ज़रूरी था। और जैसे कि बात है अटेम्प्ट्स की, तो जैसे कि ऑब्वियसली लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार में नहीं होता है। तो ऑब्वियसली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मुझे ये था कि इस बार नहीं निकला तो आई विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। लेकिन 100% देना बहुत ज़रूरी है। इस बार मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है ये। सो आई गेव इट ऑल एंड आई गॉट द मार्क्स। तो वही है कि आप अटेम्प्ट तब आप परेशान होइए या छोड़िए जब आपने 100% दिया है, जैसे कि रिबोली ने बोला। मुझे ऐसा लगता गुड, गुड। ममता योर टर्न, टाइमलाइन। Yes, sir. I started my preparation from post graduation first semester itself. और मैंने ये मतलब सीखा है कि जिनका बेस स्ट्रांग है अच्छा खासा, जिनका कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ अच्छी है, उनका 2 महीने सफिशिएंट होता है। 2 या 3 महीने आराम से वो अगर पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा वो जब मास्टर्स चल रहा था, वो मुझे सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन करना था। तो मैं क्या कर रही थी, आपकी टेस्ट दे रही थी, आपके पीवाईक्यू देख रही थी, एनालिसिस और गाइड पढ़ रही थी, इतना ही। पहले पहले जब मैं टेस्ट दे रही थी, और जब एग्जाम को 2-3 महीने थी तो मैंने रिगरस पढ़ना शुरू कर दिया। और पहले जो 3 अटेम्प्ट मेरे थे, और मतलब टेस्ट दिया और आपके गाइड देखी, इस तरह से मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आपको इतना ये नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के मिक्सचर से आपका हो सकता है।
और आपके जो कितना अटेम्प्ट देना चाहिए आप जो पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मिनिमम 3-4 अटेम्प्ट तो देना चाहिए जेआरएफ के लिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहली बार अगर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ मुझे तो पता है मेरा हो गया। अगर तुम जितनी बार दोगे, ये नहीं कि आपका नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्टअप होता जाएगा, तो अच्छा है देना। ओके, गुड। सो यह नॉर्मल एक रूल है कि जब आप फेल करते हो तो ज्यादा लर्न करते हो, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज्यादा लर्न करो। सो सम टाइम इट हेल्प्स दैट यू गिव रिपीटेडली और आप आगे बढ़ते हो। ओके देन, तो चलो अब हम लोग ये सवाल पूछते हैं आपसे, जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए क्या रिसोर्स पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए या नहीं, क्या मुझे फिर से बुक पढ़ना पड़ेगा, यदि बुक तो कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, यदि नहीं तो फिर कैसे, किस रिसोर्सेज से हम पढ़ें, कैसे हम रिवाइज करें एंड ऑल। तो आपकी क्या टेक है इस पे, आपने क्या रिसोर्स यूज किया? यस, पीयूष, योर टर्न। हाँ जी सर। सर मुझे अगर रिसोर्सेज की बात की जाए, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी कहा कि आपको अपने सोर्सेज सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स रखने हैं, और मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम रिवीजन। 10-12 सोर्सेज की बजाय एक आप ऐसा सोर्स पकड़ें जिसमें आपका पीवाईक्यूज कवर हो जाएं अच्छे से। तो मैंने तो आपकी जो यूजीसी नेट की फैक्ट शीट थी उसको मुझे अभी मतलब नंबर भी याद नहीं होगा, 25 से 30 बार तो रिवाइज किया होगा उसे, क्योंकि उसमें 2010 से लेके 2025 तक का सारा एनालिसिस है उसमें। साथ के साथ आपकी पीवाईक्यूज की जो वीडियोस हैं, पॉलिटिकल थ्योरी सेक्शन वाइज वीडियोस हैं इनफैक्ट, कि पॉलिटिकल थ्योरी से क्या आ रहा है, डब्ल्यूपीटी से क्या आ रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आ रहा है। तो वो आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देगा कि आपको एग्जैक्टली किस चीज पर काम करना है, आपको क्या चीज, कौन सी फैक्ट आपको कब याद करने हैं, और साथ के साथ क्या चीज आपको समझनी है। तो ये सबसे बड़ा बूस्टर यही है कि आप जितना हो सके पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके गाइड को रिवाइज कीजिए। मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं बारी बारी वो सेम सेम चीज पढ़ रहा था, तो मुझे भी लगता था कि नहीं, मतलब एक एंड है। लेकिन मानिए वो आपको पेबैक जरूर करेगा। जितना हो सके उनका रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप मॉक्स लगाइए, मॉक से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी वीकनेस क्या है। तो जितना हो सके इन सारी चीजों को करिए। मैं ये और भी आपको अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जहां से नॉलेज मिलती है आप गेन कीजिए, लेकिन आप हमेशा अपना सोर्स ऑथेंटिक रखिए। सो ये स्ट्रैटेजी थी क्या सर मेरी। बुक्स पढ़ने चाहिए पीयूष? बुक्स के बारे में कुछ कहेंगे, यदि क्या पढ़ना जरूरी है आपको लगता है, या बिना जी बुक्स सर। पढ़े भी इसकी सर तैयारी की जा सकती है? क्योंकि सर बिल्कुल, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस दूसरी स्ट्रीम से होते हैं, वो लोग भी देते हैं, लेकिन उनकी मास्टर्स पॉल साइंस में होती है। सो अगर आपने, क्योंकि मैंने अंडर ग्रेजुएशन में ऑलरेडी वो बुक्स पढ़ रखी थी, तो मेरे लिए वो चीज़ें काफ़ी आसान थी, मुझे मास्टर्स में वो चीज़ नहीं पढ़नी पड़ी। जस्ट मुझे हमारे यूजी में इतना हमें अच्छे सोर्सेज से पढ़ाया गया, तो मुझे वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, आजकल पैटर्न आजकल जो पैटर्न है वो पेपर का वो टिल्टेड हो रहा है टुवर्ड्स द फैक्ट्स। बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आज नहीं तो कल आपको वो लानी ही पड़ेगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हर बार, मतलब एग्जाम से 7 दिन पहले पढ़ेंगे और आपका, मुझे लगता है नेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप जेआरएफ की उम्मीद कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइए, अच्छे से अच्छे से किताब को पढ़िए, उसके अंदर देखिए कि कौन सा थिंकर क्या कहना चाह रहा है, कौन सा उसके क्या थॉट्स हैं, और उस मैपिंग कीजिए। हो सके तो जितना एक चीज को दूसरी चीज से कोरिलेट करिए, जितना आप कोरिलेट करेंगे उतना आपको आपके दिमाग में वो चीजें रन करने लगेंगी कि अच्छा इसका इससे क्या कनेक्शन था, ये थॉट इसका इससे क्या मैच कर रहा था। यही चीज आपको कल को अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं तो आपको वहां पर पे बैक करेगी, क्योंकि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी वैसी बन चुकी है कि आप एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पे बैक जरूर करेगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप ऑथेंटिक सोर्स रखेंगे। और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो बिल्कुल बुक्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। बुक्स को गो थ्रू कीजिए, उसके बाद देखिए पीवाईक्यूज में क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, वहां से आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ मेरी कमी है और कहाँ पर मुझे उस चीज पर वर्क करना है। सो इन चीजों पर आप जितना ध्यान देंगे, वैसे वैसे आपके आपके मन में, आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ दिस इज वेयर आई एम लैकिंग, और यहाँ पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। ओके, गुड, थैंक यू। यस रिबोली, योर टर्न।
Yes, sir. I would say कि PYQs is the key. आप जितनी PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। और PYQs का सिर्फ आंसर देख के उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको आपका एक-एक ऑप्शन की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उसमें PYQ में जिस भी चीज़ की बात करी गई है, उसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज़ सर एग्ज़ाम 3-4 साइकिल से बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी बेस्ड हो गया है। तो आई वुड से कि आप जितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, रटने से नहीं, आप जितना ज़्यादा समझकर इवेंट्स को क्रोनोलॉजी वाइज़ देख सकते हैं, उतना आपको देखना चाहिए। बुक्स की अगर मैं बात करूँ सर, तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक बेस है, तो आई वुड से कि आप पहले PYQs प्रैक्टिस करिए और उसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे कि आप अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि आप PYQ कराते हैं और उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है सर। ओके, यस राम, योर टर्न। जी, तो जहाँ तक बुक्स की सवाल है, तो मुझे लगता है कि जिनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट में हुआ है, तो अगर आपने एक डिसेंट ग्रेजुएशन किया है, तो बुक्स पढ़ा होता है बच्चों ने थोड़ा बहुत कहीं न कहीं, तो उन्हें पता होता है। लेकिन बहुत सारी जगह नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा होता है, बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट ही अलग होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बुक्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे बुक्स इम्पोर्टेंट थी और मैंने पढ़ी। मैंने ऑलमोस्ट 4-5 टॉपिक की अलग-अलग बुक पढ़ी है। एंड्रयू हेवुड पढ़ी, ओपी ग्वावा, लक्ष्मीकांत, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत, उसके जो 5 चैप्टर थे, ये 4 बुक्स मैंने पढ़ी है पूरी-पूरी, क्योंकि मुझे बेस बनाना था। बेस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड हो रहा है एग्ज़ाम, बट उन फैक्ट्स और क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए भी बेस चाहिए, वरना आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि नहीं रट सकते हैं, इतना कैपेसिटी नहीं होता है। तो वो रटने और याद करने के लिए भी आपको बेस चाहिए। तो अगर और उसके बाद अगर बुक्स पढ़ने के बाद भी गैप फिल करना बहुत ज़रूरी है, तो जो गैप फिल होंगे वो PYQ से ही होंगे। तो मेरे हिसाब से आपके पास बेस है और नहीं है तो बेस बनाइए, फिर PYQ से गैप फिल करिए। तो दैट वाज द अप्रोच फॉर मी। ओके, गुड, यस ममता, योर टर्न। और जिस हिसाब से ये एनटीए क्वेश्चंस मतलब पूछ रहे हैं अभी, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है कॉन्सेप्ट। मतलब अभी अगर 2012-13 का क्वेश्चन इस बार पूछ देगा तो मतलब कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट हो रहा है एनटीए। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, अगर फैक्चुअल हो रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटना चाहिए, और रटना बार बार वो पढ़ने से होता है। और मैंने क्या किया था, आपका जो PYQ का एनालिसिस है बहुत बार देख ली थी, ठीक है, तो उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना ली थी, तो मेरा एक बेस हो गया था। और बुक्स पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि बुक्स इज द की। मैं जब अंडर ग्रेजुएशन में थी और जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ही बुक्स पढ़ रही थी। मतलब पढ़ना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और लॉन्ग टर्म में आपको वो हेल्प भी करेगा। और आप पूछेंगे फॉर यूजीसी नेट बुक, मतलब नीड है, अगर आपका कॉन्सेप्ट जिस चीज़ में नहीं है, अच्छा सा स्ट्रांग बिल्डअप नहीं है, उसमें से आप बुक रेफर करिए। और आपके PYQ एनालिसिस का यूट्यूब का वीडियो 1500 MCQ और गाइड को बार बार रिवाइज करना इज एनफ फॉर नेट JRF। and for long term need, if you think, then book is almost necessary. ओके, गुड। तो यहाँ पे एक दो बातें जो उभर के आती हैं कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यदि आप दूसरे सब्जेक्ट से आ रहे हैं या आपकी कॉन्सेप्ट में गैप है, वीकनेस है, ऐसा होता है हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में, सो यू शुड रीड बुक। जहाँ तक बुक की बात है, तो सभी ने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी में ओपी गौबा, मैं भी कहता हूँ कि दैट्स ए गुड बुक। दूसरा, आप हेवुड की बुक पढ़ सकते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन में भी उनकी अच्छी बुक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे है। और इसके अलावा बायलिस स्मिथ की बुक भी मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि पढ़ो। लक्ष्मीकांत भी आप एक सेलेक्टिव वे में पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक पढ़ने का जो तरीका है वो भी इन टॉपर्स के बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि इट शुड बी लाइक रिवर्स। आप PYQA से पहले जो है आप जज करो, क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके हो, कि क्या क्या लेवल आपको चाहिए और किस तरह के टॉपिक ज्यादा उस थीम से पूछे जा रहे हैं। देन गो बैक टू बुक। ब्लाइंड बुक जो है, आपको ऐसे समझिए कि आपका बुक जो है वो कंप्रीहेंशन है। बुक जो है उसमें जो लिखा गया है वो कंप्रीहेंशन की पैराग्राफ है, और आपके जो क्वेश्चन है जो एक्चुअल है वो PYQA है। तो आप कैसे कंप्रीहेंशन में बैक जाते हो और फिर समझने की कोशिश करते हो कि ये क्वेश्चन जो है बुक में कहाँ से आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट था जिससे कि इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। यदि आप इस तरीके से बुक को पढ़ते हो तो ज्यादा फायदा होगा। यदि आप 6 महीने की तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने बुक पे आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि इग्नू की स्टडी मटेरियल भी वंडरफुल मटेरियल है। मैं हमेशा
कहता हूँ, क्योंकि वो जिस भी प्रोफेसर ने लिखा है, जो ओल्ड ई ज्ञान कोर्स करके जो है, वो लगता है ऐसा है कि उन्होंने बहुत सारे मटेरियल को, जैसे मैं करता हूँ अपने वीडियो में, उन्होंने उसको लेकर के एक तरह से सबको मिला करके इंटीग्रेटेड वे में लिखा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी रिसोर्स, क्योंकि कोई 10 से 15 पेजेस में वो सारी बातें कहते हैं. उसको भी आप नेट पे लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक लाइक पावर इन पॉलिटिक्स एंड देन ई ज्ञान कोर्स, और आपको एक दो उसके जो है वो थीम मिल जाएंगे. इसमें मत बॉदर करो कि वो मास्टर्स के हैं चाहे अंडर ग्रेजुएट के, दोनों भी आप पढ़ सकते हो, दोनों ही लेवल आपको हेल्प करते हैं. यहाँ पे एक बात जो पीयूष ने बोली, आई एम जस्ट बिट प्लीजेंटली सरप्राइज. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरी फैक्ट शीट है, या कोई भी जिसको जिसको भी आपने एक ऑथेंटिक रिसोर्स जो पीयूष बोल रहे हैं आपने यदि मान लिया है, तो उसको 10-11 बार से कम रिवाइज मत करो. आई ऑलवेज से कि यदि मेरे फैक्ट शीट को आप 10-11 बार से कम करते हो तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा. लेकिन उन्होंने कहा 25 बार, तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वंडरफुल एंड यू कैन डू इट. 25 का मतलब ये होता है कि यदि आपने 24 बार देखा है तो 25वें बार तो शायद 15 मिनट में आप फैक्ट शीट को देख सकते हो. 24th टाइम्स जो है आप 20 मिनट में देख सकते हो. इट इज लाइक दैट, ऐसा हो जाता है इतनी बार देखने पे. सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, वो भी स्टूडेंट काफी ज्यादा पूछते हैं कि पेपर 1 के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक ब्लैक बॉक्स जैसा होता है उस पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट. और अभी आपने देखा कि यहाँ पे 40 से ऊपर जो ला रहे हैं उन्होंने सिंपली क्रैक कर दिया है. ममता ने 244 लाया है क्योंकि उसको 36 आया. अदरवाइज यदि आप देखोगे तो सबको पेपर 2 में जो है 85, 86, 89 ऐसे मार्क्स हैं. तो पेपर 1 बिकम्स इज ए काइंड ऑफ मेक और ब्रेक, मतलब वही जो है डिफरेंस पैदा करता है जीआरएफ और नेट में. तो पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी चाहिए? यस पीयूष. सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में जो मेरा नेट से जेआरएफ का सफर रुका हुआ था वो मेरे पेपर 1 की वजह से ही रुका था. और मेरी आपसे बात भी हुई थी उस समय, और मैं जब हमने डिस्कस किया था तो आपने मुझे कहा था कि पेपर 2 में यू आर डूइंग वेरी वेल. मेरे पेपर 2 में उस समय 82 थे, तो आपने कहा था पेपर 2 में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन पेपर 1. सो पेपर 1 में आई वाज गेटिंग 50 में से 30 क्वेश्चंस करेक्ट, which is criminal if you are from the unreserved category, and if you are aiming for JRF तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स वहां से जाना पड़ेगा. सो सेम हैपेंड इन माय सेकंड सेमेस्टर एंड द सेम थिंग हैपेंड इन माय थर्ड सेमेस्टर. सो पेपर 1 बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है गाइस. अगर हम पेपर 1 को लाइटली ले रहे हैं तो हमारा JRF जो है पेपर 1 का स्कोर ही बूस्ट करेगा. मानिए या ना मानिए, अगर आप 35 प्लस पेपर 1 में लेकर आ रहे हैं तो 35 प्लस बहुत ही अच्छा स्कोर है. तो कोशिश यही कीजिए कि पेपर 1 पर काम कीजिए. पेपर 1 के लिए मैंने मैं अन अकेडमी से भी रेफर किया था, वहां पर आपको मिल जाएंगे, और भी एक दो चैनल्स हैं वो भी मिल जाएंगे. सर भी करवाते हैं पेपर 1 के, PYQs में से ही करवाते हैं. और सबसे अच्छी चीज मैंने क्या की थी सर, 2020 से लेके 2024 तक के, केवल पॉलिटिकल साइंस के नहीं, चाहे होम साइंस हो या एनवायरमेंटल साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो, सबके PYQs में पेपर 1 के प्रैक्टिस करके गया था, सबके. तो आपको वहां से पैटर्न पता लगता है कि पेपर 1 का सिलेबस मतलब उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क यही करना है. आपको PYQs से देखना है कि क्या क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है. तो जैसे ही आप PYQs लगाएंगे वही आपको सारा आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और सेम टू सेम PYQs रिपीट करेंगे वो, सेम टू सेम. अब मैथ्स में क्या होगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे देगा. अगर पिछले साल आपको A+B=DF है तो इस बार A+B=8 दे देगा. सो अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो PYQs को प्रैक्टिस करने से ही आएगी. तो मुझे 2020 से 2025 तक के सारा मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा था लैपटॉप में, जिसमें मैं पेपर 1 के मॉक्स ही लगा रहा था, जिसमें मैं PYQs प्रैक्टिस कर रहा था. अलग से मैं जैसे जैसे मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा पेपर 1 स्ट्रांग हो रहा था. तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ भी हो जाए इस बार जून, आई वॉज थिंकिंग कि मेरा जून लास्ट अटेम्प्ट है, और मुझे अगर मैं मेरी मास्टर्स तभी सक्सेसफुल हो पाएगी करते करते JRF क्रैक करूं. और वो तभी था जब मेरा पेपर 1 स्ट्रांग होगा. पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा. जैसे हमारे यहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं मेरा मैथ्स बिल्कुल वीक है. आपका मैथ्स वीक है तो आप 5 क्वेश्चन में थे, आप अगर आप उसको फ्लूक भी मारोगे तो 2 तो सही कर ही सकते हो आप. बाकी के जो क्वेश्चन है उन पर वर्क कीजिए. आप उन पर जितना अच्छे से वर्क करेंगे, जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन इजीली गेट 35 प्लस स्कोर.
तो मेरी सेकंड और सेमेस्टर में जो कमियां रही थी वो यही थी कि मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे, तो मुझे वो गैप मिल गया फोर्थ सेमेस्टर में कि हाँ मुझे अब इस चीज पर वर्क करना है। जब मैंने उस चीज पर वर्क किया तो मेरा रिजल्ट काफी सही रहा और मेरा 42 क्वेश्चंस करेक्ट हुए अभी, डिस्पाइट मेरे 2 क्वेश्चंस अभी भी मुझे लग रहा है मेरे आरसी में गलत हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और एक मेरा डीआई में गलत हुआ था। बाकी ओवरऑल मेरे 45 सही हो सकते थे, बट आई एम स्टिल सेटिस्फाइड विद 42। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी सर। Okay. Yes, Riboli. Yes, sir. I have got 45 questions correct in paper one. So I think I'm the eligible person to talk about it. Yes. सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपसे कहना चाहूंगी या सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि आपको आई थिंक कि पेपर वन के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं ली थी। मैंने जितने ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं फॉलो कर सकती थी बाय एनी चैनल, यू कैन टेक एनी वन, बट मैं अगर एक स्पेसिफिक नाम लेना चाहूँ तो मैं रजत सर को फॉलो करती थी। और सर उन्होंने जो मैराथन्स कराए थे वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा था। बाकी सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं पेपर वन में। और सर हर यूनिट की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कि अगर आप डीआई कर रहे हैं तो डीआई में आपको पता है कि इट्स वेरी कैलकुलेटर, लेकिन अगर आप वो एक बार कर लेंगे तो आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं सही हो जाएंगे। आरसी बहुत ज्यादा हमको एक श्योर शॉर्ट हमें क्वेश्चन देता है, करेक्ट क्वेश्चन करने के लिए स्कोप देता है। सर जैसे मैं बात करूँ जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उस हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हर बार नए क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो उनमें आपको ऐसे टॉपिक्स ढूंढने चाहिए जो हमें पता है कि हाँ ये श्योर श्योर टॉपिक्स हैं और ये आएंगे आएंगे। तो आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है करना। और सर जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं उतने ज्यादा प्रीवियस पेपर वन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई थिंक पेपर टू से लगा से ज्यादा भी पेपर टू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको प्रैक्टिस करना। और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। यस सर मैं ये बोलना चाहूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यस रिबोली इज मोस्ट सर्टिफाइड पर्सन यहाँ भी और पूरे पूरे इंडिया में ही 45। यस यस राम, आपका टर्न। ओके। तो जैसे कि पीयूष और रिबोली ने बोला कि पेपर वन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मतलब बिल्कुल भी आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, इट्स मेक और ब्रेक थिंग। तो जैसे कि मैंने पेपर वन में मेरे पहले बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, तो क्योंकि फिर मैंने सोचा कि बुक देखते हैं, बट मुझे मार्केट में कोई भी एक भी ऐसी बुक नहीं मिली जो इनफ हो पेपर वन के लिए। क्योंकि हर टाइम इतना फास्ट चेंज हो रहा है पेपर वन का वो, कि जो भी बुक्स हैं वो कैचअप ही नहीं कर पा रही है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं पूरी की पूरी तरह से पीवाईक्यू पे डिपेंड थी पेपर वन के लिए। तो मैंने सब कुछ पीवाईक्यू से ही किया है, मतलब यूट्यूब पे जो भी पीवाईक्यू की वीडियोस थी पेपर वन के लिए वो सारी देखी है, सारे। और बात है मैथ की, तो मेरी मैथ बहुत वीक थी, मतलब पिछले पहले एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा था, तो मुझे पता था कि मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक चीज जो की कि इस बार 6 महीने में 4 महीने में ऑलमोस्ट हर रोज एक क्वेश्चन लगाया मैथ का, क्योंकि मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक थी। तो मुझे तो मतलब डेली एक डीआई या फिर 3-4 क्वेश्चन लगाए हैं, तो इस बार मेरे सारे मैथ सही हुआ है। तो जो मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात थी मैथ सही होना। उसके अलावा मैंने पीवाईक्यू सीरीज ही खरीदी थी कुमार भरत की, और जो भी पीवाईक्यू वीडियो यूट्यूब से ही देखा था और कोई बुक रिफर नहीं की थी। बट वही है अगेन वही की पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए। ओके यस ममता, योर टर्न। आई थिंक मैं उतना भी एलिजिबल नहीं हूँ कि पार्ट वन पे कोई मतलब ऐसे स्ट्रैटेजी बता सकूँ। फिर भी मुझे लगता है मैंने डेवलप की है, क्योंकि मैं अगर बताऊँ फर्स्ट 4 अटेम्प्ट का मेरा अगर स्कोर में बताऊँ तो पहले अटेम्प्ट में 27 क्वेश्चन थे करेक्ट, और दूसरी में 30, फिर तीसरे अटेम्प्ट में मेरा 27, इस बार मेरा 36। मतलब मैंने डेवलप की है। मतलब जैसे बोलते हैं कि रिसोर्सेज को लिमिटेड करना चाहिए, मेरा भी उस तरह से यूट्यूब चैनल भी देखना लिमिटेड था। पार्ट 2 के लिए मेरे आपके चैनल के अलावा कहीं नहीं गया, और पार्ट 1 के लिए मैंने भी आपके चैनल के अलावा और एक सिर्फ इनकलकेट लर्निंग करके चैनल देखी थी। और मेरा जो बेस मतलब शुरू हुआ था वो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस से ही हुआ था। और जितना भी आपका पीवाईक्यू ऐसे थीम वाइज अरेंज्ड है, कम्युनिकेशन के, रिसर्च के, टीचिंग के, आईसीटी के, मैंने वो आपका सारे का सारा वो जो एनालिसिस है वो मैं हर एग्जाम से पहले 3-4 बार देखती थी। और मैंने आपका जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, आप तो वहाँ पे पार्ट 1 भी टेस्ट कराते हैं,
तो वो टेस्ट को मैंने संभाल के रखी थी और बार बार रिवाइज कर रही थी। इस बार उसी से मेरा जब मेरा एक बेस हो गया, मेरा मैथमेटिक्स और डीआई नहीं हो रहा था क्योंकि आपने वो करवाए नहीं थे, तो उसी के लिए मैं परेशान थी क्योंकि वहां से मेरा इतना भी स्कोर नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने एक इनकलकेट लर्निंग करके एक चैनल था, उसमें से पार्ट 1 के लिए वो PYQ एनालिसिस करवाते थे। तो मैं हर रोज उठ के डेली एक दूसरे साइकिल का, मतलब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, ऐसे करके हर रोज मैंने 2 पार्ट 1 के क्वेश्चंस में हर रोज सॉल्व कर रही थी। मतलब लगभग इस बार के अटेम्प्ट के लिए मैंने 20 दिन ही सिर्फ पार्ट 1 के लिए मतलब दी थी और 36 क्वेश्चंस मेरे सही है। ओके, गुड। यस रिबोली, तुम कुछ कहना चाहते हो? यस यस सर, मैं सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पेपर 2 की प्रिपरेशन करते रहते हैं स्टार्टिंग में और पेपर 1 लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा आपको नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टाइम डिवोट करना है। आप अगर 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 2 आवर्स और 3 आवर्स जैसी आपकी सिचुएशन है उस पेपर 1 को भी दें और रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ पेपर 2 को दें। ओके, यस, बिकॉज 50 और 100 का मामला है तो आपको उस रेशियो में देना चाहिए। यस, समटाइम। ओके देन, तो चलो एक अब 2 क्वेश्चन केवल मैं पूछूंगा। एक तो ओवरऑल होगी, आप जो कुछ भी नहीं बोल पाए हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन भी रहती है कि ठीक है JRF भी कर लिया तो फिर आगे कैसे बढ़ना है, कैसे PhD में एडमिशन होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं ऑल। तो जो फ्यूचर रोड मैप है, यदि आपने जो भी समझा है जरा उसको बताएं। यस पीयूष। हाँ जी सर, देखिए सबसे पहला तो आपका लाइफ में गोल यही होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अब आपका नेक्स्ट सफर जो है वो बहुत क्रूशियल स्टेज है आपकी लाइफ का। आपने अगर अभी बीज बोया है तो अभी उसको आपको पानी भी देना पड़ेगा। सो वो पानी आप PhD में करेंगे, वहीं पर ही आपकी एक अलग लाइफ अब शुरू होने जा रही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना फील्ड ऑफ मतलब इंटरेस्ट देखना है कि हाँ क्या ऐसी चीज है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद उसको थोड़ा सा नैरो डाउन कीजिए और देखिए कि क्या क्या ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं वर्क कर सकता हूँ और क्या ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है उस फील्ड में। तो जितना हो सके आपको अब पढ़ने की आदत आपको इतनी डालनी है, जितना हो सके आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वेरियस आर्टिकल्स पढ़िए जो, और उससे रिलेटेड ऐसी क्या मतलब और उससे रिलेटेड और भी चीजें हैं उनको आपको पढ़ना होगा। क्या ऑलरेडी स्कॉलर्स ने सर्च की हैं उनको पढ़िए, ताकि आपको वही चीज में आपको रिसर्च गैप ढूंढना होगा। तो रिसर्च गैप ढूंढने के लिए जैसा जैसा रिबोली भी कह रही थी कि पेपर 1 आपको अच्छे से पढ़ना है, तो पेपर 1 में जो आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो वो रिसर्च एप्टीट्यूड आपका आप कल को आप रिसर्च करेंगे तो आपको सैम्पलिंग वगैरह, सैम्पलिंग हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नल हाइपोथेसिस, ये सब आपको यहीं करना है। ये आपको इसी जर्नी में आपको पे बैक करेगा। तो कोशिश अपना यही कीजिए, जितना हो सके आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए। और आपका मेन काम है रिसर्च गैप मिलना। रिसर्च गैप आप ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में ढूंढ देंगे। उसके लिए आपको लगेगा 10-15 दिन लगेंगे आराम से, अगर आप अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि जे स्टोर पर अवेलेबल होते हैं वेरियस रिसर्च गेट नाम से है, एक दो और अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, वहां पर आपको फ्रीली आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आप उनको पढ़िए, वहां पर देखिए कि क्या ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है और क्या ऐसी चीज है जिस पर मैं वर्क कर सकता हूँ। देन आपका अगला काम है कि आपको अच्छे से लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको मेथोडोलॉजी पर काम करना है। मेथोडोलॉजी के बाद आपको एक रिसर्च डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए आपको अपना रिसर्च प्रपोजल पर भी ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको अपने इंटरव्यू पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो यही पूछेंगे कि आपके प्रपोजल में ऐसा क्या यूनिक है कि आप इस चीज पर वर्क कर रहे हो। और आपको हम क्यों सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके प्रपोजल की यूनिक क्वालिटी क्या है। यूजुअली क्या होता है, मेथोडोलॉजीज में हम डाल देते हैं मिक्स्ड मेथोडोलॉजी। तो ऐसा नहीं होता, आपको हम लिख देते हैं कि वी विल बी यूजिंग द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना टॉपिक देखना है कि क्या इस पर मैं काम कर सकता हूँ, क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। और हमेशा हमेशा कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रहें।
अगर आपको पीएचडी में अगर आपको लंबा चलना है तो अवॉइड कीजिए, और थ्योरेटिकल गैप ढूंढना है हमें। ये नहीं है कि रैंडम किसी मतलब मैंने स्टैट्स इकट्ठे कर लिए और उस पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो नहीं करना है। आपको थ्योरेटिकल गैप ढूंढना है, वहीं से ही आपका रिसर्च प्रपोजल वो क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव बन जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए जब आप अपना प्रपोजल बना रहे हैं, और साथ साथ अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते जाइए कि जिन स्कॉलर्स का आप अपने प्रपोजल में रेफरेंस दे रहे हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा पढ़िए कि उन्होंने किस फील्ड में काम कर रखा है और आप उस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। तो ये इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका Okay. रिसर्च प्रपोजल एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा सर। ओके रिबोली, थोड़ा सा आप इस गैप को फिल कीजिए कि कैसे पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम को हैंडल करते हैं, यदि रिसर्च में हम ज्वाइन कर ले तो फिर क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, इन सब पे भी थोड़ा सा बताएं यदि आपको पता है तो रिबोली। यस सर, डेफिनेटली हम पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप दोनों साथ में कर सकते हैं। और सर मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे क्लैरिफाई नहीं होता है कि जेआरएफ का अमाउंट आपको तभी अवेल होता है व्हेन यू आर एनरोल्ड इन पीएचडी, उसके बिना आपको जेआरएफ नहीं मिल सकता। सर मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन लेने की कोशिश करें, एंड इफ नॉट पॉसिबल देन आप स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं एंड देन आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं। सर नेट क्वालिफाई करने के बाद दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो हम रिसर्च में जा सकते हैं या तो हम डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में भी जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में भी हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं या फिर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं, या फिर हम एक होता है पब्लिक सर्विस जो निकालती हैं एग्जाम्स, वैकेंसीज निकालती हैं, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमारी पीएचडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। बिना पीएचडी के वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमें वहाँ पे रिक्रूटमेंट पाना। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तभी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। आपको आगे पढ़ते रहना है, और आप जैसे ये हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सिर्फ इंटरव्यू होता है उसमें, और अगर हमें पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाना है तो वहाँ पे हमारा पहले एग्जाम होता है देन इंटरव्यू होता है। और सर दोनों पीएचडी और हम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप साथ में कर सकते हैं। ओके सो फेयर आइडिया आपको मिला होगा इस पे। चलिए देखते हैं राम क्या ज्वाइन करते हैं, इस पे क्या और मतलब बताती हैं आगे। यस वैसे तो पीयूष और रिवोली ने बता ही दिया है, यही क्रक्स है। पहले जीए एग्जाम जितना इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कुछ वक्त उस टाइम के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है अच्छी यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटी में सीट पाने के लिए। तो हमें टारगेट करना है, अगर आप कर रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट, तो इसमें अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रपोजल देना होता है। प्रपोजल अच्छा तब बनेगा जब आप उस पर अच्छे से पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चांस है आपका इंटरव्यू अच्छा होने का, बिकॉज दे कैन सी थ्रू। मार्क्स से सिर्फ अकेले नहीं होगा, आपको प्रपोजल अच्छा देना पड़ेगा, इंटरव्यू अच्छा देना पड़ेगा। और उसके बाद आप अच्छा प्रपोजल देने के बाद अगर हो जाता है तो उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन पहली सीढ़ी तो ये एग्जाम ही है मेरे हिसाब से। एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट बाकी तो। यस ममता योर टर्न। मतलब मुझे तो इतना कुछ नहीं पता है मतलब पीएचडी के लिए, तो मुझे जितना पता है कि आप ये नेट के थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने सोचा नहीं है पीएचडी के बारे में, मैं सोचूंगी उसके ऊपर। और ये है कि आपका जो आप जब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आप बहुत सारे सेट एग्ज़ाम के लिए ये नेशनल लेवल के आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप वो दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। उड़ीसा का हमारा एक यहाँ का एसएसबी लेक्चरर के लिए वो निकलता है फॉर्म, तो उसमें भी 10 मार्क्स मिलते हैं। उसमें अभी केस चल रहा है और आई एम एमिंग फॉर दैट। ओके यस रिबोली तो कुछ ऐड करना तो यस बोलो। यस सर, मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपनी जेआरएफ की जर्नी के बाद अपने प्रोफेसर्स और अपने सीनियर्स से ज़रूर जुड़े रहें। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ आपको रिक्रूटमेंट लेना है, कैसे रिक्रूटमेंट लेना है, और आपको कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कैसे गाइड चूज करने हैं। आपकी इस जर्नी में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो आप उनसे ज़रूर कनेक्टेड रहें और अपना लिंक्डइन बनाए। एंड जहाँ पे आप अकेडमिया में अकाउंट बनाए, वहाँ पे जो
वहाँ पे जो रिसर्च पेपर्स वगैरह आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, आप उनको पढ़ें। गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि शोध गंगोत्री, शोध यमुनोत्री, वहाँ से आप जुड़े रहें। तो आप सर्च करें, आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छी जर्नी आपकी रहेगी इससे आगे। ओके, सो यस, रिबोली ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि शोध गंगा जो है मैंने भी काफी यूज किया है। उसकी जो रिपोजिटरी है, मैं काफी टॉपिक पे मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ शोध गंगा ई कोर्स के अलावा। सो दैट इज गुड। एंड जे स्टोर भी वंडरफुल है, मैंने जे स्टोर इतना पढ़ा है, आप लोगों के चलते पढ़ा है। जब मैं वीडियो बनाता था अंडर ग्रेड का, तो अधिकतर जो मेरी थॉट जो निकल के आती थी, वो जे स्टोर में जो रिसर्च टॉपिक होती उससे निकल के आती थी। सो दैट्स अ वेरी गुड सोर्स। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा डियर स्टूडेंट, कि जब आप जेआरएफ करते हैं तो आपके लिए एक एक ऑप्शन ये खुलता है कि आप जेआरएफ स्कॉलर हो सकते हो, जिनको कि स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ, तो आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है पढ़ाई के साथ में। लेकिन वो जॉब तो एक्चुअल है नहीं, तो आपको जो है उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, यदि आप एकेडमी में जाना चाहते हो, तो जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है। उसके लिए आपको कोई ना कोई एक जो जैसे जैसे रिबोली ने बताया, यदि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, तो कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है उसकी एक एग्जाम देनी पड़ती है, जो मैं लगातार एनालाइज करता हूँ। वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है इन कंपेरिजन टू एनटीए। वहाँ आपको क्वालिफाई करना होता है, और फिर इंटरव्यू भी देनी होती है। उसकी भी अलग ही डायमेंशंस है, वहाँ पे आपके नॉलेज को रियल टेस्ट की जाती है। तो कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना चाहिए, और उसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जाते हो, और फिर पीएचडी भी साथ साथ करके आप पीएचडी भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए भी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे मेरी थॉट इस पे जाती है कि इंडिया में एक अजीब सी एक सिचुएशन है बेरोजगारी को लेकर के, खास करके सोशल साइंस के स्टूडेंट के साथ में, पॉलिटिकल साइंस उसमें से आता है, जहाँ पे कि जॉब मिलनी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप डियर स्टूडेंट, कि आप सभी में से कई लोग जो हैं नेट जेआरएफ को एक जॉब की तरह लेते हो, कि हमें नौकरी मिल गई, हमें टैक्स फ्री जो है इतने पैसे मिल गए, तो लगभग 50,000 रुपए की नौकरी लगभग इस टाइप से मिल गई, तो हमारा चलो काम चल जाएगा, फिर देखेंगे लाइफ में कैसे होता है। यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च। ये एक बहुत ही आयरनिक सिचुएशन है। सभी रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ममता ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, कई स्टूडेंट पूछते हैं, तो आपको जबरदस्ती पीएचडी नहीं करनी चाहिए। आप सीधा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के ज्वाइन करने की कोशिश करो, और लेटर ऑन, बिकॉज पीएचडी करने से ही आपको प्रमोशन मिलता है, तो आप एक इंस्ट्रूमेंटल वे में, कि चूंकि हमको पीएचडी करना ही करना है, तब तक आप थोड़ा एकेडमिक एक्विपमेंट भी जमा कर लेते हो, फिर आप पीएचडी कर लो, जिससे कि आप आगे बढ़ जाओ। ऐसे कई स्टूडेंट करते हैं। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि प्लीज, मुझे पता है कि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को जॉब कितनी मुश्किल से मिलती है ये भी मुझे पता है, बट जबरदस्ती पीएचडी ना करें, नहीं अच्छा है। इस पे सोचिएगा। ओके, फाइनली मैं कहूंगा कि चलो इस पे एक लाइन में और बोल दूं, कि रिसर्च करना एक बहुत ही नोबल कॉज है। आपको प्राउड होना चाहिए यदि आप रिसर्च करते हो। कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए आप एक डेल्टा नॉलेज ऐड करते हो उस सेगमेंट में, जो कि हमेशा के लिए कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को काम देता है। यदि आपको ऐसा फील होता है कि आप एक डेल्टा नॉलेज ऐड कर सकते हो, तो डू इट विथ लॉट ऑफ प्राइड। सेकंड, आप ये समझो कि जेआरएफ एक इतनी वंडरफुल एक व्यवस्था है वेलफेयर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि आपको पढ़ने के लिए, आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए एक तरह का आपको पैसा मिलता है। ये इतनी, आपको सोचना चाहिए कि सोचो, आपको गवर्नमेंट जो है पढ़ने के लिए भी मौका दे रही है, और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है। और तीसरी बात आप ये समझो कि यदि आप जेआरएफ स्कॉलर हो और रियली आप पीएचडी करते हो, आप में है पीएचडी करने की, आपको कभी नहीं सोचना चाहिए लाइफ में कि आप जॉब मिलेगी नहीं। दैट इज सर्टेन कि आप बैठे नहीं रहोगे घर में। यू आर ए जेआरएफ स्कॉलर जिसने एक पीएचडी कंप्लीट की है। जस्ट फॉरगेट अबाउट कि क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा जो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, अब फाइनली जो है मैं इसको रैप अप करता हूँ। हो सकता है कि कुछ मैं नहीं पूछ पाया हूँ, कुछ डूज एंड डोंट्स भी आप बताना चाहते हैं फेलो स्टूडेंट को। मैं शुरुआत करता हूँ पीयूष के साथ। यस पीयूष। पीयूष, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यस। सर एक बार आप रिपीट कर देंगे सर, या आपकी वॉइस ब्रेक हो गई मैं थी ये कह शायद रहा हूँ कि मेरे यहाँ से। कुछ भी, क्या या क्वेश्चन था कुछ आपका? भी, या ओके,
ओके ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी मैं नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आप कहना चाहते हो इस पूरे डिस्कशन में, फाइनली आपका जो फाइनल थॉट है, एंड पर्टिकुलरली डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टिप्स, ऐसी कुछ बातें। या जी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी एस्पिरेंट्स आगे दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा सफ़र है सर, ये ऐसा नहीं है आपको, मतलब जब तक आपको, अब मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि यार मुझे एग्ज़ाम देने से पहले गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार काश मैंने 2 महीना पहले और मेहनत कर ली होती। तो एग्ज़ाम देने से पहले मुझे वो गिल्ट नहीं था, तो मेरे दिमाग में यही था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट मैंने अपना बेस्ट दिया है, नाउ इट इज़ इन गॉड्स हैंड्स। तो मैंने अपनी अच्छे से मेहनत किया, और जितना आपको करवाया जा रहा है, जितना सर करवा रहे हैं, जितना आपको अच्छे से अच्छे आपको, मतलब वो जो गाइड है वो, मतलब एक तरह से रामबाण इलाज है वो आपका, कि आप जितना उस बस उसको आप पढ़ लो, इट इज़ मोर देन इनफ, बिलीव मी। मैं खुद, मेरे 131 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, मेरे 89 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, 2 और हो जाते अगर वो ड्रॉप क्वेश्चंस कर देते, तो मैंने कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया, सिर्फ पीवाईक्यू और सर की 1500 क्वेश्चंस वाली जो गाइड है। मेरे पास 1500 क्वेश्चंस वाली गाइड थी, जिसने मुझे सीयूईटी पीजी में हेल्प किया। सेम वही गाइड ने मुझे यूजीसी नेट में हेल्प किया। तो आप ये सोचिए, आप मास्टर्स का जब आप एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग बन चुका है कि आप यूजीसी नेट के लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सो हमेशा से यही रखिए कोशिश कि हमेशा से कोशिश यही करिए कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपका, वो एक किताब मेरे लिए अभी भी बहुत मोटिवेशन मुझे मिलती थी उस किताब को पढ़ने से, क्योंकि उसमें सब कुछ मुझे अलग-अलग रिसोर्सेज़ को कंपाइल, मुझे एक ही जगह मुझे सब कुछ मिल गया कि हाँ, मतलब मुझे पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करने नहीं पड़े, मुझे सब कुछ मिल गया। तो जितना आपको मिल रहा है करिए, और डूज़ एंड डोंट्स में सबसे बड़ा ये है कि कोशिश यही कीजिए, डूज़ में मैं ये कहूँगा माइंड मैप्स बनाइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, माइंड मैप्स बनाइए, और जितना हो सके एक चीज़ को, जितना हो सके जो सर क्वेश्चंस देते हैं, उनको अच्छे से उनको एनालिसिस कीजिए। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको होप हार जानी है। मेरा भी सर के लेक्चर्स में इतना, मेरे सॉरी सर के मॉक्स में उतना कभी स्कोर नहीं आता था, लेकिन उससे क्या सीखा? यही कि जो सर बीच में जो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको आप नोटबुक में नोट्स करो और देखो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, और हमेशा मेक श्योर करना है कि एक अपनी मिस्टेक्स की अलग से नोटबुक बना लो आप। ताकि आप जब भी आप उसको गो थ्रू करें, जब आपके दिमाग में जो चीज़ आपको गलत हुई होती है और उसको आप रिवाइज़ करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि यार ये चीज़ मेरी गलत हुई थी। अब मेरे को अभी भी याद है, सर एग्ज़ाम के दिन की बात है, वैसे तो मुझे गाइड से मैं पढ़ रहा था, सेम टू सेम कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वुमेन का ईयर आया था, मैं अच्छे से हाइलाइट करके आया था वो। तो ठीक है, फैक्चुअल है चीज़ें। और सबसे बड़ी बात सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। प्लीज़ उसको पढ़िए आप, बहुत हेल्प करेगी वो आपको। मेरे को अभी तक पता है, लेनिन की डेथ जो क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे, आप कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, 12th की एनसीईआरटी में वो वहीं पे दिया हुआ है। जो ये इस बार और भी 1-2 जो एक भी 5 वो जो बॉक्स बने होते हैं, आप एनसीईआरटी के हर चैप्टर में जाएँगे, तो वो कुछ वो अंडरस्टैंडिंग आपकी कब होती है? जब आप पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। मुझे एक-एक चीज़ याद आ रही थी कि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन, कि ये चीज़ यहाँ से उठाई गई है। तो वो कब आती है? जब आप सोर्स आपकी ऑथेंटिक रखते हो और प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। तो जब आप पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करते हो, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेट के पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करो। स्टेट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन्हें आपको उनका जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार 11th-12th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। मुझे ऐसा लगता है जिसको एक अपना बेस क्लियर करना है, इवन देन कोल्ड वॉर से लेके एशियान से लेके सार्क तक सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। अच्छे से जो बॉक्स होता है साइड में, उसी में से ही रिपीट हो रहा है। तो मुझे वो पैटर्न समझ आ गया था एग्ज़ाम का। और डोंट्स में मैं ये कहूँगा कि कभी भी नेगेटिव मत होइए। मैं सर, जब मेरा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मुझे ये तक नहीं डिसाइड था कि क्या मैं आगे कर पाऊँगा। मेरे लिए एक फेलियर होता अगर जेआरएफ क्रैक नहीं कर पाता। तो कोशिश ये कीजिए कि नेगेटिव नहीं रहना है आपको। मेरे दिमाग में सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि काश मुझे बीएड कर लेनी चाहिए एमए के बाद, या फिर काश मुझे एमबीए कर लेनी चाहिए, जॉब गारंटी हो जाएगी 2 साल के बाद। लेकिन जब जो जो चीज़ होनी होती है वो होकर रहेगी, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आज भी और कल भी। भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर, आपको ज़रूर पे बैक करेगा वो। बस यही मैं कहना चाहूँगा सर। ओके, थैंक यू रिबोली। या प्लीज। यस सर, मैं सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि थ्रू आउट द जर्नी आपको अपने आप को काम रखना है।
और स्पेशली आपको जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तब आपको अपने माइंड को, आप खुद को एकदम काम रखना है, बिकॉज उससे ही आपके 2-4 क्वेश्चंस आपके सही हो जाने हैं। और सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे से पढ़ने हैं। डू नॉट, नॉट, इन सब चीजों का बहुत, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये हम तब कर पाएंगे जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। यस सर। और हमें कभी भी, जैसे पीयूष ने बोला, हमें नेगेटिव नहीं होना है, बिकॉज ये जर्नी बहुत लंबी होती है और हमें कई बार कई सारे अटेम्प्ट्स देने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमें खुद को काम रखना है। सर मैं एक एग्जाम टिप देना चाहूंगी कि हमारे पेपर 1 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और पेपर 2 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो मैंने क्या करा था कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले मैंने सारा पेपर 1 सॉल्व करा, उसके बाद मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा, देन मैं जंप कर जाती थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पेपर 2 पे। तो जो क्योंकि एक फ्लो बन जाता है, आप आपको एक फ्लो बनता है, तो उससे आप क्वेश्चंस इजीली और फास्टली कर पाते हैं। हमेशा मैं अपना डीआई लास्ट में करती थी, क्योंकि अगर आपके पास एक टाइम बचा होता है, आप पेपर आप सॉल्व कर लेते हो सारा का सारा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और उससे आप अपना जल्दी पेपर सॉल्व कर पाते हो। आप पेपर को सबसे पहले एक नजर में सॉल्व करें, जो आपको लगता है कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। देन आप जो नहीं आते हैं या आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे गलत हो सकते हैं या मुझे 2 ऑप्शंस इनमें से पता है, तो आप उनको रिव्यू के लिए डालें। और मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ रिव्यू के लिए ना डालें, सबमिट प्लस रिव्यू के लिए डालें। जो एक ऑप्शन होता है, बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं कि वो रिव्यू के लिए, जस्ट रिव्यू के लिए डाल देते हैं और वो अकाउंट हमारी मार्क्स में हमारे काउंट नहीं होता है। तो सर ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम टिप्स का ध्यान रखना चाहिए, थ्रू आउट द जर्नी हमें खुद को काम रखना चाहिए और मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए। हमें अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखना चाहिए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ रखने चाहिए। इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम नेट से जेआरएफ की जर्नी को हम पार कर सकते हैं। थैंक यू सर। Good. Yes, Iram, your turn. जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने देखा है कि बच्चे टेलीग्राम पे या कहीं भी बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज़ कंपाइल करते जाते हैं। ये भी नोट्स, सारे नोट्स ले लेंगे जो भी जहाँ भी अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है कि मतलब रिसोर्सेज़ के ढेर में दब जाता है और फिर वो कुछ नहीं हो पाता है। इवन आप यूट्यूब पे भी, जैसे कि अब 10 मिनट के टॉपिक के लिए 1 घंटे की वीडियोज़ होती हैं। तो वो बच्चे देखते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मतलब स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट के टॉपिक के लिए 10 मिनट की ही वीडियो देखिए। नई वीडियो देखें तो आप चैट जीपीटी से पूछिए। आई यूज़ चैट जीपीटी मतलब बहुत ज़्यादा इन सब छोटे-छोटे गैप्स फिल करने के लिए, क्योंकि आप हर गैप के लिए तो यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते 1 घंटे की। तो मतलब और उसके बाद इतना ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है, तो मुझे लगता है कि आप जो भी अच्छे रिसोर्सेज़ से वीडियो देख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बनाना ज़रूरी है। रिवीज़न में आप हर बार तो पूरा नहीं पढ़ सकते। तो खुद के नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद मैंने क्या किया था कि मेरे नोट्स के बाद मैंने खुद के 2-3 टॉपिक की छोटी-छोटी जो वो आती है वो बना दी। तो मैंने नोट्स के भी नोट्स बनाए थे, फैक्ट्स के, जो मैं भूल रही थी बार-बार। तो मैं वो छोटी जो हर 2-3 टॉपिक की एक वो होती थी, वो तो हर रोज़ ही देख लेती थी, ताकि मेरे फैक्ट्स याद रहें। तो मुझे लगता है कि ये सब स्मार्ट वर्क, जो भी टेक्निक आपके लिए काम करती है, माइंड मैप्स या फिर शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड, जो भी काम करता है, ये सब चीज़ें सच में रियली वर्क्स। तो वो सब ध्यान रखना ज़रूरी है। Okay, good. Yes, Mamta, your turn. Yes, Mamta, सुन पा रहे हो? मतलब Yeah. हाँ सर, सुन पा रही हूँ अभी। मतलब मैं क्या कह रही थी कि आपके जो जितने टाइम का जर्नी है, आपको थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना चाहिए। जो भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो दीदी और भाई ने बता दिए हैं। और मैं ये सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि एकदम हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ना है, नॉलेज को बिल्डअप करना चाहिए। और 2 एग्जाम्स बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमको कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। आप कहीं पे टीचर बने, आपको कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनका भी नहीं हुआ है और नहीं भी हो रहा है, तो कोई मतलब ऐसे डिमोटिवेट होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, इससे ज्यादा मतलब बड़ी बात कुछ पढ़ना और कुछ नॉलेज गेन करना, यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए हमारे ह्यूमन लाइफ का। Okay, thank you. Yes, पीयूष कुछ ऐड करना चाहते हो, बोलो।
जी सर, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जेआरएफ होल्डर्स जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पढ़ते हैं और यूजुअली जैसे कि राम ने भी कहा कि मतलब पीएसआईआर तक के नोट्स ग्रुप में शेयर किए जाते हैं टेलीग्राम्स ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको साइड में रखिए। एटलीस्ट नेट के एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लगता आपको, अगर अनटिल एंड अनलेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है तो आप गो थ्रू करिए, वरना मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है आपको। और तो जितना हो सके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको अपने रिसोर्सेज ऑथेंटिक रखने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आज के टाइम में फ्रीली अवेलेबल हैं। तो अपना हमेशा से यही गोल रखना चाहिए कि आप अपना खुद के नोट्स बनाइए और अच्छे सोर्सेज का यूज़ कीजिए। 10-12 सोर्सेज की जगह एक ऑथेंटिक सोर्स यूज़ कीजिए और उसी पर ही वर्क कीजिए, तो वही आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट। Okay, yes, Riboli, you want to add something? यस सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि देयर आर आप ये इट्स द बिगिनिंग, मैं हमेशा जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। आपको यहाँ से खाली नहीं बैठना है। जेआरएफ इज जस्ट द पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन आपको यहाँ से कुछ ना कुछ करते रहना है। और सर टू एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के ट्रेंड के साथ फ्लो में जाना है, रेदर देन उसको आप क्रिटिसाइज करते रहें। अगर एग्जाम फैक्चुअल हो रहा है तो आप स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करिए, थोड़े फैक्ट्स ज्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि आप फैक्ट्स पढ़ लें, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें और अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, गुड। तो चलिए हम लोग थोड़ा सम अप करते हैं इन सारे डिस्कशंस को, और थैंक यू वेरी मच टॉपर्स। मुझे एक दो बातें जो स्टैंड आउट लग रही, जो मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। जो पीयूष ने कहा कि एक तो कॉन्सेप्चुअल, और सभी लोगों ने कहा कि कॉन्सेप्ट मैप बनाए। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कोशिश किया था कि एक गाइड में, जो अभी प्रेप गाइड मैंने सीयूईटी पीजी की निकाली है, उसमें कॉन्सेप्ट मैप मैंने बनाया है। और आपको यहाँ पे मैं बोलूंगा कि साइंस में जब केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं तो आप देखोगे हर बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो एक मैप रखता है अपने दीवार पे। और उसमें ना एक जो कोई केमिकल होती है, जैसे कि अल्डिहाइड, उससे कैसे अल्कोहल बनती है, अल्कोहल से कैसे कीटोन बनते हैं, इस टाइप के पूरे जो है ना वो ऐसे फैले रहते हैं, एकदम टेंटिकल्स जैसे रहते हैं। मुझे ये फील हुआ कि सेम वे हम पॉलिटिकल साइंस में भी कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं। आप एक कोई ले लो थिंकर को, जेएस मिल, आप इतने टेंटिकल्स बना सकते हो उसके कि वो यूटिलिटेरियनिज्म में वो कैसे जुड़ा हुआ है बेंथम से, और यूटिलिटेरियनिज्म कैसे जुड़ी हुई है लिबरलिज्म से, लिबरलिज्म जो है कैसे जुड़ी हुई है और थॉट से, एंड उसके अलावा कितनी सारी चीजें आप जोड़ सकते हो। तो ये जो पीयूष ने बार बार कहा है, कोरिलेटिव नॉलेज, एक नॉलेज से दूसरे नॉलेज को कोरिलेट करना, ये ह्यूमन ब्रेन की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और कोरिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम नॉलेज गेन करते हैं। दिस इज एपिस्टेमोलॉजी। तो इसको आप फुलेस्ट यूज कीजिए। सेकेंड में अगेन पीयूष की एक बात को दोहराना चाहता हूं कि एनसीईआरटी 11-12 जो पुरानी बुक है, अब तो एनसीईआरटी बहुत उसको डाइल्यूट करते जा रही है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि पुरानी बुक कहीं मिलती है तो उसको धरोहर के जैसे जैसे रख लो, इससे पहले कि वो मॉडिफाई हो जाए। उन पुरानी बुक्स को यदि आप 11-12 का पढ़ोगे, इसमें नॉट ओनली इन पॉलिटिकल साइंस, आई विल से कि आप यदि हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको नेशनल मूवमेंट का जो हिस्ट्री वहां मिलता है। ज्योग्राफी यदि आप पढ़ते हो तो आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी समझ में आएगी, और पॉलिटिकल साइंस तो एकदम बिल्कुल मदर है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैंने जो वीडियो बनाए हैं, जो कि आप लोगों ने उसको पॉपुलर बनाया है अंडर ग्रेजुएट के लिए, जो आज से 3-4 साल पहले मैं ज्यादा बनाता था, तो मैं सबसे पहले जो है एनसीईआरटी की बुक को पढ़ता था और उससे मैंने कई चीजें ली है। मेरी ये जो एक वीडियो है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत पॉपुलर हुई है। उसमें तो ऑलमोस्ट 90% जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर है क्लास 12 में हिस्ट्री की, नॉट पॉलिटिकल साइंस की, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे मैंने लिया जहां कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी को बेस के रूप में पढ़ें। कितना टाइम लगता है, आप एक दिन में सारा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे रिबॉल्डी ने बोला कि रिव्यू एंड सबमिट, ये करना चाहिए जिससे कि एटलीस्ट यदि आप हड़बड़ी में हो तो सबमिट हो जाए। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होते हैं अपने सीनियर से सीखिए। अपने उस ग्रुप में जो मैं बनाता हूं वहां पे इन सब बातों को डिस्कस कीजिए, जिससे कि आप छोटी छोटी टिप्स लेकर के आप आगे निकल जाए। सो दैट्स ऑल आई थिंक। एंड ये भी जो है, जो इन लोगों ने कहा है कि एक जर्नी है, इसकी एक शुरुआत है, एक वंडरफुल जर्नी। आप एक सेलेक्ट ग्रुप में आते हो, पूरे 80,000 स्टूडेंट के बीच में 100
2540 स्टूडेंट में आते हो, दैट इज अ ग्रेट सक्सेस। एंड आपको कॉन्फिडेंस देता है लाइफ में कि आप कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एज ए ह्यूमन बीइंग आप इस समाज को कुछ दे सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग यू शुड हैव नाउ थ्रू रिसर्च और थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर। आप एक स्मॉल वे में ही जो है समाज को बदलने की कैपेबिलिटी आपके आपके पास आती है। सो ओके, थैंक यू टॉपर्स। ये वीडियो थोड़ा तो लंबा हो ही गया है, बट आई होप कि, और कुछ पोर्शन में मैं मेरी म्यूट भी है तो आई डोंट नो, उसको थोड़े लोग स्टूडेंट आगे बढ़ा के, मैं तो वीडियो एडिटिंग करता नहीं हूँ, इन सब में मेरे पास समय भी नहीं रहती है। इट विल गो एज इट इज, जैसे इसमें है एकदम रॉ जो है चली जाएगी ये नेट पे। तो आप लोग भी अपने दोस्तों को बोलो देखो, और प्लेटफॉर्म पे जाएगी तो हजारों स्टूडेंट देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच। और खास करके मैं ममता को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से खड़ी है, अभी 9:30 बजने वाले हैं, पता नहीं कैसी उसके गांव में सिचुएशन है, उसके बावजूद भी वो जुड़ी है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू इराम, थैंक यू रिबोली, थैंक यू पीयूष, की आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। और मैं रियली मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो 6-7 सालों से पॉलिटिकल साइंस इस तरह से इंटेंसिवली आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस तरह के टॉपर्स को सुनता हूं, जैसे मैंने आज करीब 1.5 घंटे सुनी है, मुझे बहुत लर्निंग होती है, मैं काफी कुछ सीखता हूं। और आपको अंदाज भी नहीं होगा क्यों, क्योंकि आप जब कम अंदर जाते हो तो आपको कम एहसास होता है। मैं चूंकि बहुत डीप पॉलिटिकल साइंस और उसके नॉलेज शेयरिंग में जा रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से फील हो रहा है कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। आई कैन वेरी वेल, एक एक वर्ड मैं इनका समझ पा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों ने भी इस तरीके से इसको पिक किया होगा अपने सक्सेस के लिए, अपनी खुशी के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और फोरम पे। कैसे भी वी इन टच टॉपर्स। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूं बंद, 1 सेकंड, आप लोग सब रहना अभी।